लेक्चर 10। पेज 1। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। ये खिज़्र खां के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने शाह सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इनके काल में साम्राज्य विस्तार का भी प्रयास किया गया। इनके काल में प्रसिद्ध लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक ग्रंथ तारीख़ मुबारक शाही लिखा था, जिसे मुबारक शाह को समर्पित किया गया था। इनकी मृत्यु 1434 में हो गई। मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी। मोहम्मद शाह सैयद वंश के तीसरे शासक थे और उन्होंने लगभग सभी मुस्लिम समुदायों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इनके काल में एक अफ़गान सरदार बहलोल लोदी शक्तिशाली हो गया। पेज 2। इन्होंने मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने खाना का टाइटल उपाधि दिया और अपना पुत्र कहकर बुलाया। इनकी मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन आलम शाह सिंहासन पर बैठे, जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे। इस काल में बहलोल लोदी ने अपनी शक्ति में और भी वृद्धि कर ली। 1451 में अलाउद्दीन ने अपना राज सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया और उसने लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। प्रमुख शासक बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। पेज 3। बहलोल लोदी। लोदी वंश भारत में प्रथम अफ़गान वंश था और बहलोल लोदी प्रथम अफ़गान शासक। यह लोदी वंश के संस्थापक थे। अपनी सत्ता को मजबूत आधार देने के लिए इन्होंने अपने अमीरों को संरक्षण दिया। इन्होंने साम्राज्य विस्तार पर भी बल दिया। इस क्रम में इन्होंने जौनपुर को जीत लिया था, जिस पर उस समय शर्की वंश का शासन था। इन्होंने तांबे के बहलोली सिक्के जारी किए थे। इन्होंने अब्दुल्लाह नामक लेखक को संरक्षण दिया। अब्दुल्लाह ने तारीख़ दाऊदी नामक ग्रंथ लिखा था। 1489 में इनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी। ये बहलोल लोदी के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। पेज 4। ये रूढ़िवादी और कट्टर मुस्लिम शासक थे। इन्होंने जजिया कर ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों और अपंगों पर भी लगाया। इन्होंने अपने अमीर वर्ग को नियंत्रित किया था। एक बार उन्होंने कहा था कि यदि मैं अपने किसी गुलाम को पालकी में बैठाकर दिल्ली से आगरा ले जाने के लिए कहूं तो मेरे अमीर इस कार्य को करेंगे। 1504 में इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 में उसे राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी संत कबीरदास के समकालीन थे। कबीरदास ने बीजक नामक ग्रंथ लिखा था। बीजक के 3 भाग हैं। 1. साखी, 2. सबद, 3. रमैनी। पेज 5। 1498 में वास्को डी गामा इन्हीं के काल में कालीकट पहुंचे थे। इन्होंने भूमि के माप के लिए गज़े सिकंदर शाही नामक यंत्र जारी किया था। ये फारसी भाषा में गुलरुखी के नाम से कविता लिखते थे। इनके काल में ही 2 ग्रंथों को अनुवाद के तौर पर लिखवाया गया था। 1. फरहंगे सिकंदर शाही, आयुर्वेद पर आधारित। 2. लज्जत ए सिकंदर शाही, संगीत पर आधारित। इन्होंने आगरा में बादलगढ़ का किला बनवाया था। 1517 में इनकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। ये सिकंदर लोदी के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। इनके काल में अमीरों का विद्रोह हुआ था। इस समय मेवाड़ का राजपूत शासक राणा सांगा था। पेज 6। राणा सांगा ने दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया था और इस क्रम में उसने घटोली के युद्ध में मेरठ के पास इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, परंतु वो दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर युद्ध भूमि पर ही उसकी हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है जो युद्ध भूमि पर मारा गया। वास्तव में वो एक अयोग्य शासक था। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, सुल्तान की स्थिति, राजत्व का सिद्धांत, उत्तराधिकार का नियम, साम्राज्य विभाजन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, मंत्री परिषद, सैन्य व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, लॉन्ग राइट एरो स्थापत्य। पेज 7। सुल्तान की स्थिति। दिल्ली सल्तनत में सैद्धांतिक रूप से सुल्तान एक प्रशासनिक प्रमुख होता था तथा खलीफा धार्मिक प्रमुख, परंतु दिल्ली सल्तनत में देखा जाता है कि सुल्तान सबसे शक्तिशाली है और सल्तनत की आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सैन्य शक्तियां उसी में निहित थीं और वो केंद्र में एक मंत्री परिषद की सहायता से शासन करता था।
राजत्व का सिद्धांत। साधारण तौर पर दिल्ली सल्तनत के शासन के दो मुख्य आधार होते थे। 1. अमीर वर्ग, 2. उलेमा वर्ग। अतः सुल्तान का पद शक्तिशाली तो था, परंतु कुछ स्तरों पर वो अमीरों और उलेमाओं पर आश्रित भी था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात राजत्व में गिरावट आई, परंतु बलबन ने उसे पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। पेज 8। सैयद और लोदियों के काल में भी सुल्तान का पद बहुत शक्तिशाली नहीं था। उत्तराधिकार का नियम। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट नहीं है, बल्कि ये शक्ति पर आधारित था और आनुवंशिक नहीं था। साम्राज्य का विभाजन। 1. साम्राज्य लॉन्ग राइट एरो सुल्तान। 2. प्रांत लॉन्ग राइट एरो 3 प्रकार के प्रांत: मुक्ता, इक्तादार, सूबेदार। 3. जिले शिक लॉन्ग राइट एरो शिकदार। इसकी परिकल्पना बलबन ने की थी। 4. परगना लॉन्ग राइट एरो। इसके 2 अधिकारी: आमिल प्रशासन, मुंशरिफ राजस्व। 5. गांव लॉन्ग राइट एरो खुद मुकद्दम। पेज 9। केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन सुल्तान 6 मंत्रियों की सहायता से चलाता है। मंत्री परिषद। 1. दीवान विजारत लॉन्ग राइट एरो विजारत ए ममालिक वजीर। ये सभी आर्थिक कार्यों, नियुक्ति और प्रशासन को देखता था और ये सुल्तान के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली मंत्री होता था। 2. दीवान अर्ज लॉन्ग राइट एरो सैन्य मंत्रालय। इसका प्रमुख आरिज़ ममालिक होता था। 3. दीवान इंशा पत्राचार विभाग लॉन्ग राइट एरो। इसका प्रमुख इंशाए ममालिक होता था। 4. दीवान रसालत विदेश विभाग लॉन्ग राइट एरो। इसका प्रमुख रसालत ममालिक होता था। 5. सद्र उस सुदूर लॉन्ग राइट एरो धर्म धार्मिक विभाग। 6. काजी उल कुजात लॉन्ग राइट एरो न्याय विभाग। नोट: जलालुद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग दीवान वकूफ स्थापित करवाया था। पेज 10। यह विभाग दीवान वकूफ व्यय के कागजातों का लेखा जोखा रखता था। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था हिंदू प्रणाली पर आधारित थी। दिल्ली सल्तनत में 5 प्रकार के कर होते थे और 3 प्रकार की भूमि। भूमि के प्रकार: 1. इक्ता, 2. खालसा, 3. इनाम। कर के प्रकार: 1. खराज मुख्य भूमि कर 1/3 से आधा। 2. ज़कात धार्मिक कर मुस्लिमों से प्राप्त और उन्हीं पर खर्च 2.5%। 3. जजिया कर गैर मुसलमानों पर। 4. शुर्ब लॉन्ग राइट एरो सिंचाई कर। पेज 11। 5. खुम्स कर युद्ध में लूटा गया भाग। लूट का 4/5 भाग सेना और 1/5 भाग सुल्तान का होता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने 4/5 भाग स्वयं के पास रखा और 1/5 भाग सेना को दे दिया।